नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात नगरीय निकाय चुनाव की। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सबको 23 दिसंबर का इंतजार है। 23 दिसंबर को कौन किस पर कितना भारी है उसका फैसला हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर जो घमासान चल रहा था उसका अंत आखिर क्या हुआ है। सत्ताधारी दल कांग्रेस की साख दांव पर है, वहीं बीजेपी दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के दौरान कई जगहों से आपसी टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निकाय चुनाव की इस अग्नि परीक्षा में कौन किस पर भारी है? क्या निकाय चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है? क्या कांग्रेस को सत्ता में होने का फायदा इस परिणाम के बाद मिल सकता है? घोषणा पत्र में किए गए वादे आखिर कितने पूरे होंगे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कई बूथों पर छिटपुट घटना और आपसी टकराव के बीच छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव और 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जो इस चुनाव में जीत दर्ज करेगा उसे आने वाले प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। ये अपने हार के डर से, मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मतलब रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है। जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर पर जाके अधिकतम लड़ाई लड़नी चाहिए निर्वाचन आयोग जाके, वो काम हमने किया और मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार देना चाहता हूं कि बहुत शांतिप्रिय ढंग से यह निपटा। इस चुनाव में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है जो इसमें बाजी मारने में सफल होगा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिलेगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ इस चुनाव के नतीजे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगी। जानकार इस चुनाव को 2023 के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मतदान संपन्न हो चुका है और अब परिणाम का इंतजार है। लेकिन ना कहते हैं कि जब मतदान हो जाता है उसके बाद राजनीतिक दलों के पास ये जानकारी लगभग पहुंच चुकी होती है कि परिणाम आखिर किस तरफ होंगे। अब जो मतदान हुआ है वो परिणाम की तरफ थोड़ा बहुत इशारा कर देता है, तो वो इशारे राजनीतिक दलों को समझ में आने भी लगते हैं। चर्चा इसी पर करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी क्या इशारा कर रहे हैं ये जो मतदान प्रतिशत हैं, क्या उम्मीद नजर आती है कांग्रेस को? विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, इशारा जनता ने किया, हमको पूर्ण बहुमत दिया। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव हुए। जनता ने हमको बहुमत देकर सब जगह बैठाया। वही परिणाम इस चुनाव में भी आएंगे। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत, 15 जगह निकाय के चुनाव है, करीब 15 उपचुनाव भी हैं। तो कांग्रेस को अपने काम पर भरोसा है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के मतदाताओं और जनता के लिए किए गए कार्यों पर भरोसा है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी हमको वही सफलता मिलेगी जो पिछले चुनाव में मिलती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बोलती 23 तारीख को बंद हो जाएगी। 2 दिन उनके नेता और अपना बयान जारी कर लें, लेकिन 23 तारीख को जब जनता अपना निर्णय सुनाएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है या 15 साल में उनकी क्या उपलब्धियां थी। वो केवल और केवल कांग्रेस पे आरोप लगाती रही। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र जारी करती है।
तो जनता को आपके आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, जनता के आपके राजनीतिक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। जनता इस सरकार में भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश सरकार के 3 सालों के नगरीय निकायों में किए गए कार्यों को अंजाम ये देगी। आत्मविश्वास उसको क्या परिणाम कार्यकर्ताओं में नहीं पनप पाया था, जो आज पोलिंग बूथों पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, हाथापाई और मारपीट की? देखिए, चुनाव में छिटपुट घटनाएं होती हैं। वो कार्यकर्ताओं का, दोनों दलों के, चारों दलों के जो भी दल लड़ते हैं, उनका एक उत्साह रहता है। छोटी छोटी बातों पे वो लोग हल्ला करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण। आप देखिए कि बस्तर जैसी जगह में जनता का विश्वास लोकतंत्र पे इतना मजबूत हुआ है कि 80% तक मतदान हुआ है, और कोई घटना की वहां से रिपोर्ट भी नहीं आ रही। लेकिन बिलासपुर और बीरगंज जैसे बड़े क्षेत्रों में अगर इतनी हाथापाई और मारपीट जैसी नौबत हो जाती है, तब सवाल खड़े होते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी को सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करना है। तो चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, मतदान तो करा नहीं पा रहे हैं, तो हाथापाई ही कर ले। कोई ना कोई बहाना उनको सुर्खियों में आने का चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग भी करते हैं तो मैं कांग्रेस की ओर से कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं मतदान के समय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं कह रहा हूं कि हमको संयम रखना चाहिए, हमको अनुशासन का पालन करना चाहिए, हमको निर्वाचन के नियमों के साथ चलना चाहिए। ठीक। लेकिन जब दूसरी तरफ से कुछ होता है तो एक्शन का रिएक्शन तो स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी केवल सुर्खियों में रहने के लिए इन कामों को कर रही है। शायद आपको रिपोर्ट मिल नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या था। मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ कहे हैं। सुंदरानी जी, क्या कह रहे हैं आपके पोलिंग एजेंट? जी को मैं सुन रहा था आनंद, और घर के रूम में बैठकर आकलन कर लेना, चुनाव परिणाम की व्याख्या कर जाना, और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए वहां पे कामों को लेकर प्रतिक्रिया दे देना, और भारतीय जनता पार्टी को कोसना, ये तो एक एजेंडा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। और अभय नारायण जी तो हमेशा सही बोलते हैं। आज पता नहीं क्यों वो घर में बैठ के आकलन कर दिया कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। मैं पिछले 26 तारीख को, जब से अधिसूचना जारी हुई है, बीरगांव नगर निगम का काम देख रहा हूँ। मैंने और कोई काम किया नहीं है। धरातल पे कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से बोगस मतदान, एक मतदाता सूची में एक मकान में 240 लोग रहना हिंदुस्तान के इतिहास में संभव नहीं है साहब। 4 रूम, 5 रूम, 8 रूम का मकान हो और उसमें 240 लोग रहते हो। 4 रूम के मकान में 60 लोग रहते हो। कैसे 2 बाथरूम जिसमें हो वहां पे 240 मतदाता का निवास स्थान हो। ये कांग्रेस के राज में ही देख सकते हैं। बाहरी लोगों को मतदाता बनाकर यहाँ पे वोटर को, चुनाव को प्रभावित करना, ये सब बीरगांव में हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस आदरणीय अभय नारायण जी हैं, वो दूरभाष पे बात कर ले आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी से और पंकज शर्मा जी से, पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे थे वहां पे, उनसे बात कर ले और चुनौती स्वीकार करें मेरी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 23 तारीख। लेकिन सुंदरानी जी, जब इतना फर्जीवाड़ा आपको नजर आ रहा था, तो फिर विपक्षी दल होने के नाते इस मतदाता सूची को कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी गई? क्यों आखिर इस पूरे मसले को लेकर, जब छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीतिक दल कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं? देखिए, हमने हर प्रयास किया। आज तक हम चुनाव अधिकारी से लगे रहे। जहां तक अदालत में जाने की बात है, निश्चित रूप से इन मतदाता सूचियों को लेकर हम अदालत में एक बड़ी चुनौती देंगे, और हम चुप नहीं, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। आपके पक्ष में आ गए तब तो फिर आप लोग सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते, जैसा आप कह रहे हैं कि परिणाम आपके पक्ष में आ रहे हैं। हम इन मतदाता सूचियों को दुरुस्त कराएंगे साहब। और यहाँ तो प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और सुंदरानी जी थोड़ा स्पष्ट करिए, ये जो आप आरोप लगा रखे हैं कि इस मतदाता सूची में बोगस मतदान करवाया गया है, फर्जी मतदान करवाया गया है, उसके बाद भी अगर आप लोग जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतता है, तो क्या यही माना जाए कि वो आपके पक्ष में हुआ?
नहीं, अगर हम लोग जीत जाए वाली बात ही नहीं, हम जीत रहे हैं। और दूसरी तो बात, फिर तो ये अगर मगर की बात ही नहीं आनी चाहिए, फिर तो ये बोगस मतदान की बात ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप जीत रहे हैं तब तो फिर ये भारी मार्जिन से हारने वाले नहीं, तो फिर तो ये उंगली आपके ऊपर उठ रही है ना सुंदरानी जी। फिर ये बोगस मतदान करवाया किसने? अगर वहां पर बोगस मतदान हो रहा था तब फिर बड़े पैमाने में हारने वाले थे। इनकी शर्मनाक हार न हो इसलिए इन्होंने ये बोगस मतदान का भी सहारा एक ले लिया है। तो सर फिर आज आपके पोलिंग एजेंट वहां बैठकर कर क्या रहे थे? सिर्फ नाश्ता पानी? आपत्तियां किए, तो उजागर करना चाहिए था कि ये देखिए ये बोगस मतदान डल रहा है। नहीं तो आप ये बताइए, मीडिया के पास कहां से, अगर भारतीय जनता पार्टी आंकड़े नहीं देती तो लगातार जो मीडिया में ये बातें उठ रही है, ये दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने है ना, सब आंकड़े निकाल के। तो यही तो कह रहा हूं ना सुंदरानी जी, आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं, अगर उस आंकड़े के बाद भी, सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, अगर उस आंकड़े के बाद भी आपकी पार्टी जीत रही है तो फिर तो उंगली आप लोगों के ऊपर उठेगी कि अगर बार बार आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, आप ही जीते गए, तो फिर इसको क्या माना जाए? देखिए, सरकार किसकी है, बेईमानी कौन करना चाहता है। अभी देखिएगा जहां 2, 4, 5 वोटों से हार जीत होगी ना, वहां किस प्रकार की गुंडागर्दी कांग्रेस के और कांग्रेस के अधिकारी करते हैं, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। अभी आपके पास समाचार आएंगे 23 तारीख को, कई 370 वार्डों में 2, 5, 10 वार्ड ऐसे भी निकलेंगे कि जहां का फैसला 1-2 वोटों से होगा। वहां पे आप देखिएगा किस प्रकार के ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है सर, ऐसे बहुत से चुनाव देखे गए और फिर अब तो यहाँ पर एक और दिलचस्प ये हो जाएगा कि उसके बाद तोड़फोड़ की राजनीति किस स्तर पर होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असंख्य चुनाव उन्होंने अब तक कवर किए हैं, देखा है, समझा है। सर कितना इतर आपको ये वाला निकाय चुनाव नजर आया और आज दिन भर की सरगर्मियां किस तरफ इशारा करती हैं? देखो, जो मैं दीपेश, शीत लहर के बीच में मतदाताओं का मतदान में जो गर्मी दिखी है जी, वो कोई ना कोई ऐसा संकेत देती है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। एक चीज। दूसरी चीज, उत्साह का जो विषय है ना, वो उत्साह तभी होता है जब कुछ उनको करना होता है। और इतनी ठंड के बाद भी निकले हैं तो कोई ना कोई परिणाम देने वाले हैं वो, और परिणाम किसके पक्ष में जाएगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये चुनाव जो हो रहे हैं, इसको क्या विधानसभा का पहले का जीत हार का ये माना जाए, प्री विधानसभा माना जाए, कि या ऐसा माना जाए कि भाई इससे ये पता लगेगा विधानसभा में क्या हालात होंगे? ऐसा नहीं है। ये दरअसल जो चुनाव हो रहे हैं बहुत दूसरे ढंग के चुनाव है, और इसमें जो है सरकार के 3 साल के कामों का रिजल्ट आएगा ग्रामीण क्षेत्र से, और 4 नगरीय निकाय में का चुनाव जो है, जिसमें से 3 नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो सीएम के क्षेत्र के हैं, और एक बीर गांव का है जहां सीएम निवास करते हैं रायपुर में, वहां के क्षेत्र का। तो ये मान के चलिए कि चारों में सीएम के प्रभाव का जो है रिजल्ट आएगा। और उन्होंने बीरगांव में भी और भिलाई के भी तीनों जगहों पर जो है रोड शो किया है और अपनी ताकत भी लगाई है। तो निश्चित रूप से ये मान लिया जाना चाहिए कि अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो उसके रिजल्ट निगम में अच्छे आएंगे। और अगर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छे काम किया, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं बनाई है, हम लोग भी बोलते हुए नहीं थकते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो 11 जी लगता है संपर्क चूंकि नहीं हो पा रहा है। बाबूलाल शर्मा सर बहुत अच्छा आप एनालिटिकल अपना व्यू रख रखे थे कि आखिर किस तरह से ये परिणाम बेहद मायने रखते हैं। अभय नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, कई सवाल सुंदरानी जी ने खड़े किए हैं और इस तरह के प्रत्याशी की तरफ से भी एक बात निकलकर सामने आई थी सूची को लेकर कि मतदाता सूची जो जारी की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं फेर दिखाई देता है। इससे इतर सवाल ये भी है सर, जो छुटपुट घटनाओं को लेकर जिक्र हम कर रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है और सुंदरानी जी के सवाल भी। अभय जी। दीपेश जी, सुंदरानी जी वो बयान जारी कर रहे हैं जो 23 तारीख को वो देंगे। रिजल्ट आ जाएगा तो बाहुबल, मतदाता सूची की गड़बड़ी, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग, ये रटाया एक विपक्षी पार्टी का वो जवाब रहता है, वो 23 तारीख को वो देंगे। ये जब ईवीएम के बाद कांग्रेस दिया करती थी सर। सीनियर लीडर है, मुझसे बहुत सीनियर है, पूर्व विधायक भी हैं,
पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका अपना अनुभव है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि घर से आंकड़े जारी कर देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अगर सुंदरानी जी बीरगांव में थे तो मैं भी चरौदा में लगातार 9 दिन तक रहा। मैं पर्यवेक्षक के रूप में वहां 9 दिन तक ड्यूटी दिया, कार्यकर्ता के रूप में ड्यूटी दिया और 9 दिन की ड्यूटी के बाद चुनाव के दिन ही वापस आया। आज भी हमारे बिलासपुर में 29 नंबर तारबहार में उपचुनाव था, जहां मैं 3-4 घंटे तक था। लगातार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे हम लोग कि आप मतदाता निकालिए। आज के दिन तो काम होता है मतदाताओं को मतदान तक पहुंचाने का, ताकि वोट का प्रतिशत बढ़े और उत्साह से लोग भाग लें और अच्छा रिजल्ट आए। दूसरी बात, सुंदरानी जी जो कह रहे हैं 240 मतदाता एक घर में कैसे, तो जब मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, नाम दर्ज होते हैं तो सूचना दी जाती है। जब अंतिम प्रकाशन होता है तो दावा आपत्ति मंगाया जाता है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहाँ थे? उस दिन दावा आपत्ति क्यों नहीं की गई? जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, मतदाता सूची आपके हाथ में आ गई, तो फिर एक सवाल फर्जीवाड़ा का पूरा उपयोग आप करते हैं जी कि क्या आंख बंद करके सूची जारी कर दी गई कि एक ही घर में इतने लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का, प्रशासन का मतदाता सूची से कोई संबंध होता नहीं। मतदाता सूची निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है और एक अलग पार्टी है, एक संवैधानिक पार्टी है, वो अपना काम करता है। उसमें दावा आपत्ति राजनीतिक दल के लोग करते हैं, कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी और अन्य दल भी करेंगे। क्यों आपत्ति दर्ज तो दावा अगर आपत्ति दर्ज करा रही है अभय जी, खैर हालांकि मसला पुराना है, लेकिन फिर भी एक अब सवाल यहाँ पर पनप रहा है कि अगर बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है तो क्या ये आपत्ति आपको नजर नहीं आ सकती है कि एक ही घर में 200 से ज्यादा मतदाता? फिर तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए ये परिवार। बिल्कुल सही सवाल आपने किया दीपेश जी। जब ये बात प्रकाश में आई तो उसमें संज्ञान लिया गया है, उसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन चुनाव तो रोका नहीं जा सकता, मतदाता सूची रोकी नहीं जा सकती। एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो जो मतदाता सूची हमको मिल जाती है, हमको उसी में चुनाव लड़ना होता है। लेकिन प्रशासन शासन के निगाह में अगर ये बात आई है तो निश्चित रूप से इसकी जांच तो होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पानी का पानी हो। और उसके बाद मैं तो आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये सत्यता इसमें कोई पाई जाती है तो दोनों राजनीतिक दलों को मिलकर एक पहल करनी चाहिए कि उस परिवार को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश जहां का एक परिवार ऐसा है जो एक ही घर में 200 से ज्यादा मतदाता रहते हैं। तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है सर, और इस पर जरूर आप लोग ध्यान देंगे। बाबूलाल शर्मा सर पुनः जुड़ चुके हैं, कमेंट उनका ले लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा एनालिटिकल वो अपना व्यू रख रखे थे। उसके बाद में सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सर अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कहां तक सुन पाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर से शुरू बोलता हूं कि ये जो चुनाव है ये ग्रामीण क्षेत्र के 11 पंचायत और पालिका के चुनाव है। अगर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी योजनाएं बनाई है, उसका प्रभाव पहुंचा होगा जमीन तक, तो वहां रिजल्ट जो है इनके पक्ष में आएंगे, ये अन्यथा विपक्ष में आएंगे। एक तो ये परीक्षा है। दूसरी परीक्षा है 4 निगम के चुनाव है। चारों निगम में जो है सीएम ने रोड शो किया है और सीएम का प्रभाव है, क्योंकि भिलाई क्षेत्र जो है उन्हीं के दुर्ग जिले का क्षेत्र है जहां उनका प्रभाव है, उनके लोग हैं, तो वहां इन्होंने रोड शो किया। और बीरगांव भी जो है ये यहाँ सीएम हाउस होने की वजह से उनका प्रभाव माना जाना चाहिए। तो चारों निगम के जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो सीएम के व्यक्तिगत प्रभाव का रिजल्ट आएगा और पूरे सरकार के जो काम है उनका ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो रिजल्ट आएगा। उससे ये समझ में आएगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं सही समय पे जगह पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये इसका जो बहुत तो सर अगर कांग्रेस ने डायरेक्ट सीएम की साख के साथ ये चुनाव लड़ा है और अगर परिणाम थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, तब फिर 2023 के लिए फिर वापस से कार्यकर्ताओं को उस एकजुटता के साथ लगाना चुनौती हो जाएगा। देखिए, वो जहां के परिणाम उल्टे आएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो वहां पर विचार किया जा सकता है। व्यापक रूप में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक जो प्रश्न उठा है उसकी जानकारी मेरे को है कि ये जो 240 लोग की मतदाता सूची वाला मसला है वो बिल्कुल सही है और उसकी जांच होनी चाहिए। अभय नारायण सिंह ने कहा है कि वो जांच होगी, उसके परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि इसके आरोप के तत्काल बाद जो है निर्वाचन अधिकारी ने एक बात कही
ही निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये मतदाता सूची विधानसभा और लोकसभा के समय की मतदाता सूची है जिसपे हम आज करा रहे हैं, तो उस वक्त आपत्ति क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न उसने खड़ा किया था, तो उसका जवाब कहीं से नहीं आया है। मतदाता सूची विधानसभा में इसी में चुनाव हुआ, लोकसभा में इसी में चुनाव हुआ, यही मतदाता सूची आज है। तो आज ठीक है, आज पकड़ में आया, उसने बताया, निश्चित रूप से जो है अगर ऐसा है ये तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। बिल्कुल, तो सुंदरानी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त अपनी सरकार थी तो चल गया, कि हो सकता है वो अपने फायदे का साबित हो जाए? मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, मैं सुंदरानी जी से मैं सुंदरानी जी से सवाल ले रहा हूं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। नहीं, अगर सुंदरानी जी विपक्ष में होते हुए ये आरोप अगर वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पर लगा रहे हैं, तो फिर अगर 2018 की ये सूची है तो फिर सवाल बनता है सुंदरानी जी कि कहीं इसका फायदा उस दौरान लेने की कोशिश तो नहीं थी? की जानकारी आपको देना चाहूं, विधानसभा की मतदाता सूची अलग होती है, लोकसभा की मतदाता सूची अलग होती है, विधानसभा वार लोकसभा की सूची होती है, लेकिन नगरीय निकाय वो स्थानीय चुनाव आयोग होता है, राज्य का चुनाव आयोग होता है, जिसके माध्यम से कराए जाते हैं। नगरीय निकाय की मतदाता सूची इतना नॉलेज तो हमको भी है कि नगरीय निकाय की सूची बनकर वहां जाएगी। अब सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए बाबूलाल सर। तत्काल निर्वाचन अधिकारी ने ये बात कही कि ये लोकसभा और विधानसभा के समय ही सूची थी, इस पर आज हम चुनाव कराए, हम इसे परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो मालूम होगा सुंदरानी जी को। बिल्कुल। खैर, अब एक लास्ट कमेंट अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी बोलिए। आपत्ति मैंने की, मैं श्रीचंद सुंदरानी आपत्ति करता हूँ। ये सर, तो ये आपत्ति निर्वाचन अधिकारी के बयान पर करनी थी, बाबूलाल शर्मा सर के बयान पर नहीं। हमने की है। अभय जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, समय नहीं है। अभय जी बोलिए। जांच से तो करा के रिपोर्ट दे दी चुनाव अधिकारी ने। ठीक है सर, अभय जी बोलिए। सुंदरानी जी जो बात कह रहे हैं, सुंदरानी जी जो बात कह रहे हैं, ये 5 साल पहले ऐसा होता था कि स्थानीय चुनाव में अगर अलग सूची बनती थी। ठीक, अभी स्थानीय प्रशासन के लिए नियम बना दिया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 240 मतदाता एक घर के हैं तो छत्तीसगढ़ ये मिसाल कायम करे कि उस घर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाए कि एकमात्र देश में ऐसा घर है, एकमात्र देश में ऐसा आवास है जहां 240 से ज्यादा मतदाता रहते हैं, तो अपने आप में एक नया हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब 23 तारीख तक का इंतजार आपको भी करना होगा, परिणाम आखिर क्या निकलकर सामने आते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।